अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी हाफिज़ मोहम्मद फ़सी और एविटर्स टॉक के इस एपिसोड 16 में मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग सर इमरान एहसान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फसी, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह किया और आप किससे इंस्पायर होकर एविएशन में आए? देखिए फसी, मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि मैं इनिशियली जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं था। ये करियर मेरा जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, उसका नतीजा था कि मैं इस करियर में दाखिल हुआ। तो एविएशन इंडस्ट्री में जब मैंने कदम रखा तो उस वक्त पीआईए ही सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके यस। अलावा जनरल एविएशन थी और कोई बड़ी एयरलाइन पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो मैंने पीआईए में एज अ सीनियर टेक्नीशियन मैंने जॉब स्टार्ट की थी और मेरा फील्ड था इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर के मेरा इंटरव्यू हुआ था और उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा करियर का आगाज़ था एविएशन में। जिस तरह से मैं जैसे जैसे आगे एविएशन में बढ़ता गया, मेरा इंटरेस्ट उसमें और डेवलप होता चला गया, क्योंकि मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी उसके साथ मेरा करियर जो था ना वो बहुत मैच कर रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियरिंग के फील्ड में मौके मैंने उसको फिर अवेल किया। फिर मैंने क्वालिफ़िकेशंस ली, एग्ज़ाम्स पास किए। पाकिस्तान सीए से मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस लिया और उसके बाद मैं 1991 से लेकर के और टिल द एंड ऑफ माय करियर मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का सर्टिफाइंग स्टाफ लाइसेंस होल्डर था। माशाल्लाह, जैसा आपने अपने करियर के हवाले से अभी तक हमको बताया, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि अभी तक आपने किन किन एयरक्राफ्ट्स पर एक्सपीरियंस करा है और कितना टाइम आपने लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस में काम करा है? देखें, मैंने जब करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त पीआईए के अंदर जो इंजीनियरिंग का लाइन मेंटेनेंस सेक्शन था उसके दो पार्ट होते थे। एक लाइन मेंटेनेंस 1 था और दूसरा लाइन मेंटेनेंस 2 था। तो मैंने शुरू दिन से लाइन मेंटेनेंस 2 में ही काम किया। तो सबसे पहला एयरक्राफ्ट जिस पर मैंने मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस लिया वो था DC-10, मैकडॉनल्ड डगलस DC-10। बहुत बेहतरीन जहाज़ था अपने वक्त का और 3 इंजन एयरक्राफ्ट था। और उस वक्त की एविएशन इंडस्ट्री में 3 इंजन एयरक्राफ्ट जो वाइड बॉडी दो ही होते थे, एक लॉकहीड का था और एक मैकडॉनल्ड डगलस का DC-10 था। बेसिकली मैंने ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट की। लेकिन फिर जब मेरी क्वालिफ़िकेशंस जब मैंने लेनी शुरू की तो वो चूँकि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट था, उस वक्त बेसिक क्वालिफ़िकेशन नहीं थी। इसलिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन के लिए लाइन 2 में जो एयरक्राफ्ट था वो था फोकर F-27 डार्ट इंजन के साथ। तो मेरा पहला लाइसेंस जो था ना वो फोकर F-27 डार्ट इंजन पे था। उसके बाद मैंने एयरबस A300 पे भी काम किया, उसकी भी मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है। फिर मैंने एयरबस A310 पे काम किया, वो भी मेरे पास लाइसेंस है। 300 की क्वालिफ़िकेशन जो थी ना वो उस वक्त सिविल एविएशन नहीं देती थी, वो सिर्फ एक क्वालिटी एश्योरेंस था, क्वालिटी सर्टिफिकेट था, उस पे हम लोग क्वालिटी पे क्वालिफ़िकेशन लेते थे। और 310 का लाइसेंस था जो कि पाकिस्तान सिविल एविएशन ने एंडोर्स किया। उसके बाद मैंने A320 किया और इसके बीच में मैंने 777 की ट्रेनिंग भी की और ATR की भी मैंने ट्रेनिंग की। और इसके अलावा जो छोटे जहाज़ थे ट्विन ऑटर पीआई के पास किसी ज़माने में होते थे, उसकी भी मैंने ट्रेनिंग की। आपने जो है सर्व किया पीआईए को, तो शिफ्ट पैटर्न में आपने जॉब की होगी, तो उससे आपकी रूटीन जो डिस्टर्ब हुई होगी कभी, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करा? देखें, बात यह है कि लाइन मेंटेनेंस की जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी होती है ना वो शिफ्ट पैटर्न में ही होती है। 24 आवर्स की शिफ्ट्स होती हैं। यस। 24 आवर्स में 4 शिफ्ट्स जो है रोटेट कर रही होती हैं। तो इस लिहाज से फिर आपको उसकी शिफ्ट पैटर्न के टाइमिंग्स के हिसाब से अपनी लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने तकरीबन कोई समझ लें कि 32 साल शिफ्ट पैटर्न पे काम किया है और उसके साथ आपको मैनेज करना पड़ता है। और मैं अगर पॉजिटिव एंगल से इसको देखूं तो मुझे तो लगता है कि जैसे मैं शिफ्ट पैटर्न में रहते हुए बहुत रिलैक्स रहा हूँ, क्योंकि मैं एक 9 to 5 वाली रूटीन में नहीं था। तो मुझे सुबह के वक्त भी फारिग टाइम मिलता था और शाम में भी मैं अक्सर फारिग हो जाता था ड्यूटी से 3 बजे ऑफ होने के बाद। तो ये चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हेल्थ के ऊपर इसके जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े से मैनेज करने पड़ते हैं। आपको अपनी हेल्थ की फ़िक्र करनी पड़ती है। अगर आपने रूटीन में अपने आप को उससे मेंटेन नहीं रखा तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने फेस किए भी शिफ्ट में काम करते हुए। उसको मैनेज करना पड़ता है। आप हेल्दी डाइट रखें, अपना रेस्ट पूरा करें। नाइट ड्यूटी के बाद आप पूरा अपना रेस्ट पूरा करें तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं बनते। नासा 147 अप्रूव
बेसिक ट्रेनिंग कोर्स पाकिस्तान में स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस हवाले से आप भी थोड़े से रिव्यूज़ दें। देखिए, पियाजा 147 पार्ट 66 का कोर्स जो है ना, ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का पहली दफ़ा है। ठीक है, ये इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चा इस कोर्स से पास आउट होकर निकलेगा, एक तो उसका टाइम बहुत बचेगा, 3.5 साल के बजाय ये 2 साल में कंप्लीट कर लेगा, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। और उसके उसके अलावा ये है कि ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन होगी जो इंटरनेशनली, जो इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, उसमें ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। खासतौर पे यूरोपियन सेक्टर में ये क्वालिफाइड बच्चा बहुत एसेट होगा और इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी। आसानी ये हो जाएगी कि बजाय इसके कि कोई बच्चा ये क्वालिफिकेशन एक्वायर करना चाहता है, तो बजाय इसके कि उसको यूरोप और दूसरे ममालिक में जाना पड़े, वो यहीं बैठ के ये काम कर सकता है। थ्योरी यहाँ पर कर लेगा, यहाँ पर थ्योरी करने के बाद उसको प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस एविएशन इंडस्ट्री की यूरोपियन सेक्टर में मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चे के लिए। टाइम भी उसका बचेगा और ज़ाहिर है कि उसके अखराजात भी एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज बहुत कम है। जब आपने इस फील्ड में आए, जब आप एविएशन में आए थे, तो उस वक्त की एमी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है और आप किस तरह से इसको देखते हैं कि आज की ट्रेनिंग, एमी ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है या उस टाइम की एमी ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर हुआ करती थी? अच्छा देखें, बेसिकली तो इस वक्त जो हम एएमई ट्रेनिंग्स को जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक प्रैक्टिकल एलिमेंट है और एक थ्योरेटिकल एलिमेंट है। बिल्कुल। शुरू से इसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है, ये क्वालिफिकेशन जो है हमेशा इसी पैटर्न पे चली है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। उस वक्त थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ इतना ज़्यादा इंटरलिंक नहीं किया जाता था, लेकिन जिस वक्त आप एएमई के लिए अप्लाई करते थे पाकिस्तान सिविल एविएशन में, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स वही थी कि आपने एक सर्टेन बेसिक कोर्स किया हुआ हो, उसके बाद आपकी एविएशन में जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बुक आपके पास होती थी। वो चूँकि अब तो बहुत ज़्यादा उसको रिफ़ाइन कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं थी। एक जनरल सा आप एविएशन का एक्सपीरियंस बना के और एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया करते थे। तो उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ ये है कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अब रिफ़ाइन हो गया है। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग को भी बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर दिया गया है, उसके सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को। और जिस तरह B2 के जो मॉड्यूल्स हैं, मैंने B2 में ही सारा करियर अपना मैंने स्पेंड किया। तो मॉड्यूल्स के साथ साथ फिर आपको वो प्रैक्टिकल एलिमेंट भी उसी के साथ एक्सपीरियंस के तौर पे सबमिट करना होता था। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो लॉग बुक आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। रेगुलेशंस उस वक्त भी थे और फॉलो किए जाते थे, लेकिन इतना ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं था। और अब जो है टाइप ट्रेनिंग वगैरह जो है, ये ज़्यादा रिफ़ाइंड और ज़्यादा थॉरो है। पहले ज़रा थोड़ा सा इतना ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं था। जो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं या जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, एविएशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको कैरियर में सक्सेस होने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी करियर आप जो भी चूज़ करें, नए न्यू कमर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, उसकी सबसे बेसिक शर्त ये है कि आप उस करियर में मेहनत करें। सीधी-सी बात है। आप चाहे कोई भी करियर चूज़ करते हैं, आप बिज़नेस चूज़ करते हैं, आप अकाउंटेंसी चूज़ करते हैं, व्हाटएवर, लेकिन उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। इस करियर के अंदर मेहनत को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कि आपने थ्योरी भी पढ़नी है, वो पास करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने उस थ्योरी को पास करना है। और जब आपने इस फील्ड में आए, जब आप एविएशन में आए थे, तो उस वक्त की एमी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है और आप किस तरह से इसको देखते हैं कि आज की ट्रेनिंग, एमी ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है या उस टाइम की एमी ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर हुआ करती थी? अच्छा देखें, बेसिकली तो इस वक्त जो हम एएमई ट्रेनिंग्स को जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक प्रैक्टिकल एलिमेंट है और एक थ्योरेटिकल एलिमेंट है। बिल्कुल। शुरू से इसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है, ये क्वालिफिकेशन जो है हमेशा इसी पैटर्न पे चली है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। उस वक्त थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ इतना ज़्यादा इंटरलिंक नहीं किया जाता था, लेकिन जिस वक्त आप एएमई के लिए अप्लाई करते थे पाकिस्तान सिविल एविएशन में, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स वही थी कि आपने एक सर्टेन बेसिक कोर्स किया हुआ हो, उसके बाद आपकी एविएशन में जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बुक आपके पास होती थी। वो चूँकि अब तो बहुत ज़्यादा उसको रिफ़ाइन कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं थी। एक जनरल सा आप एविएशन का एक्सपीरियंस बना के और एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया करते थे। तो उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ ये है कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अब रिफ़ाइंड हो गया है।
थ्योरेटिकल ट्रेनिंग को भी बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर दिया गया है, उसके सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को। और जिस तरह B2 के जो मॉड्यूल्स हैं, मैंने B2 में ही सारा करियर अपना मैंने स्पेंड किया। तो मॉड्यूल्स के साथ साथ फिर आपको वो प्रैक्टिकल एलिमेंट भी उसी के साथ एक्सपीरियंस के तौर पे सबमिट करना होता था। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो लॉग बुक आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। रेगुलेशंस उस वक्त भी थे और फॉलो किए जाते थे, लेकिन इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं था। और अब जो है टाइप ट्रेनिंग वगैरह जो है ये ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा थॉरो है। पहले ज़रा थोड़ा सा इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं था। ओके सर, लास्ट में हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि जो हमारे न्यू इंडक्टीज़ हैं, जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं, तो उनको करियर में सक्सेस हासिल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए फंसी बात यह है कि कोई भी करियर बंदा चूज़ करे, बच्चा जो आ रहा है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो भी करियर चूज़ करे, उसमें मेहनत बेसिक एलिमेंट होता है। जितनी मेहनत करेगा बच्चा, उतना उस करियर में एक्सेल करेगा। ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंसी चूज़ करे, चाहे वो इंजीनियरिंग चूज़ करे, जो भी उसका प्रोफेशन उसने चूज़ किया है, उसमें मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से ये भी फील्ड मेहनत मांगता है। इसमें तो दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एग्जाम्स पास करने के लिए, फिर आपको प्रैक्टिकल एलिमेंट भी इसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पढ़ना होता है, और उसमें भी आपको एक्सेल करना होता है। जितना प्रैक्टिकल एलिमेंट के ऊपर बच्चे एम्फेसाइज करेंगे आने वाले, उतना ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग नाम ही प्रैक्टिकल का है। थ्योरी आप उसकी बैकग्राउंड में पढ़ते हैं और उस थ्योरी को फिर आप अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल एलिमेंट में एक्सेलेंस गेन करने के लिए। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जिस वक्त लाइसेंस लेके और सर्टिफाई करता है एयरक्राफ्ट को, तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी डिक्लेयर कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि उस एयरक्राफ्ट में सवार होने वाले तमाम मुसाफिर जितने भी उसके लिए शेड्यूल्ड हैं उसमें सफ़र करने के लिए, वो लोग उस सर्टिफिकेशन के तहत उस जहाज़ को एयरवर्दी मान के उसमें बैठ रहे हैं। बेशक ये कि पैसेंजर्स को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन जब एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर जहाज़ को रिलीज़ करता है, तो वो इस बात की गारंटी दे रहा होता है कि ये जहाज़ हर लिहाज से फ्लाई के लिए एयरवर्दी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्त में एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स जो बनना चाह रहे हैं, जिन्होंने इस करियर को चूज़ किया है, उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो आखिर में करने के लिए क्या जा रहे हैं। जब उनके पास अथॉरिटी आ जाएगी, लाइसेंस उनको मिल जाएगा, टाइप रेटिंग मिल जाएगी, तो उनका गोल क्या है? उनका गोल है एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी कंडीशन में मेंटेन करना, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, उसकी तमाम प्रीरेक्विजिट्स को पूरा करके, और फिर आप एयरक्राफ्ट को जब एयरवर्दी सर्टिफाई करेंगे, तो फिर आप एक प्राउड फील करेंगे कि मैंने एयरक्राफ्ट को सर्विस के लिए रिलीज़ किया। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और इसी के साथ व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े रहिए एविएटर्स टॉक के अगले एपिसोड तक। हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।